अचानक उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और उसके माथे से पसीना बहने लगता है। तभी उसकी नजर पानी पीते हुए एक दर्शक पर पड़ती है। मॉडल बिना सोचे समझे स्टेज से नीचे कूदती है, उससे पानी की बोतल छीनती है और गटागट पीने लगती है। वो बहुत ही हिंसक हो जाती है, यहाँ तक कि बीच बचाव करने आए लोगों के साथ मारपीट करने लगती है। इसके बाद वो एक मोटरसाइकिल छीनकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। वो मॉडल पागलों की तरह ट्रैफिक के बीच गलत दिशा में गाड़ी दौड़ाने लगती है। तभी एक चौराहे पर उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है। वो जोर से उछलकर सड़क पर गिरती है और उसका पैर वही टूट जाता है। पर अजीब बात तो ये थी कि उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए पास के एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है और फिर से पानी के लिए हंगामा खड़ा कर देती है। मेज पर रखा सारा पानी पीने के बाद वो अपने टूटे पैर के साथ वॉशरूम की तरफ भागती है और टॉयलेट का पानी तक पीने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर आग लगी हो। उसके सिर से भाप निकलने लगती है। इसी बीच रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस पहुंच जाती है। मॉडल को इसकी कोई परवाह नहीं थी, पर जैसे ही वो बाहर निकलती है दर्जनों बंदूकें उसे घेर लेती है। वो दर्द से कराहने लगती है और फिर अगले ही पल इस अजीबोगरीब मामले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जांच के लिए एजेंट कूपर और जॉर्डन को तुरंत बुलाया गया। मौके से खबर आई कि मॉडल की इस हरकत की वजह से कई लोग मारे गए और घायल हुए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 2 महीने पहले लंदन में और 6 महीने पहले बर्लिन में भी ऐसे ही प्यास और शरीर के जलने के मामले सामने आए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले उसने कोई नशीली दवा नहीं ली थी, बस उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह पिघल चुके थे, जैसे शरीर खुद ब खुद जल गया हो, मगर वहां जलने वाला कोई पदार्थ नहीं मिला। जॉर्डन ने सोचते हुए सिर हिलाया। इससे प्यास लगना तो समझ आता है, पर शरीर का पिघलना समझ से बाहर है। कूपर और जॉर्डन को समझ आ गया कि ये कोई मामूली केस नहीं है। उन्होंने तीनों मृतकों की फाइलें निकाली और देखा कि वे सभी प्रोफेशनल मॉडल थे, पर उनकी नई और पुरानी तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क था। उन्हें पहचानना नामुमकिन था। एक और अजीब बात यह थी कि वे सभी अपनी नौकरी खोने के ठीक 1 साल बाद इस हालत में पहुंचे थे। हैरानी की बात यह थी कि वे अलग अलग कंपनियों से थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जॉर्डन का मानना था कि इतनी बेहतरीन प्लास्टिक सर्जरी कोई बहुत बड़ी ताकत ही कर सकती है। इधर जेरी नाम का एक लड़का था जो अपने मोटापे की वजह से बहुत दुखी रहता था। वह लड़कियों से बात करने के लिए तरसता था। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक विज्ञापन देखा। काफी सोच विचार के बाद जेरी उस विज्ञापन में दिए गए सर्जरी अस्पताल पहुंच गया। वहां के रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बड़ा ही अजीब और सख्त था, पर उसकी बातें बहुत लुभावनी थी। उसने जेरी से कहा कि अगर वो खुद को पूरी तरह अस्पताल के हवाले कर दे तो वे उसे ऐसा बना देंगे कि लड़कियां उसकी दीवानी हो जाएंगी। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही जेरी सीधा एक बार में गया। वो देखना चाहता था कि सर्जरी का क्या असर हुआ है। तभी एक खूबसूरत लड़की उसके पास आई और उसे अपनी पार्टी में बुलाया। जेरी को लगा कि लड़की उसके लुक्स पर फिदा हो गई है। उसने जमकर डांस किया, लेकिन जब पार्टी खत्म हुई तो बार के मालिक ने उसे बिल भरने को कहा। तब जेरी को एहसास हुआ कि वे लड़कियां उसे चूना लगाकर पहले ही जा चुकी है। बेचारे जेरी को बहुत गुस्सा आया। वो उसी रात बंदूक लेकर अस्पताल पहुंच गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो पहले ही ठीक था। रिसेप्शनिस्ट डर के मारे कांपने लगा और बोला कि उसके पास एक सीक्रेट तरीका है जिससे जेरी एकदम परफेक्ट बन जाएगा। जेरी शक के साथ उसके पीछे एक होटल के कमरे तक चला गया। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाता रहा कि वो बस थोड़ा इंतजार करे। तभी भारी जैकेट पहने हुए एक महिला ने दरवाजा खटखटाया। रिसेप्शनिस्ट कुछ फुसफुसाकर वहां से चला गया। उस महिला ने अपनी जैकेट उतारी और जेरी के पास आकर खड़ी हो गई। अगली सुबह जब जेरी उठा तो वो महिला जा चुकी थी। अचानक उसे अपनी तबीयत बिगड़ती हुई महसूस हुई। उसने वेटर से पानी और थर्मामीटर मंगवाया। जब उसने अपना बुखार चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उसका तापमान खतरे के निशान से बहुत ऊपर था। तभी उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उठा और वो कांपने लगा। जेरी की पुरानी चमड़ी उतरने लगी। काफी देर बाद कमरे में बस एक अजीब सा खोल बचा था। जेरी ने उसे अंदर से फाड़ा और एक नए इंसान की तरह बाहर निकला। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम गया। आईने में अब वो मोटा लड़का नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा और हैंडसम जवान था। इधर एजेंट कूपर को लैब से रिपोर्ट मिल गई। मृतकों के शरीर में एक नया वायरस मिला था जो इबोला जितना ही खतरनाक था, पर यह हवा से नहीं बल्कि शरीर के तरल पदार्थों से फैलता था। भले ही ये बहुत तेजी से नहीं फैलता था, फिर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि इसका कोई अतापता नहीं था। तभी ऊपर से खबर आई कि वेनिस में एक ब्लॉगर इस वायरस से संक्रमित पाया गया है, पर उसी दिन किसी ने उसकी बेरमी से हत्या कर दी। शायद ये उस वायरस बनाने वाले का काम था। कूपर और जॉर्डन बिना वक्त गवाए वेनिस पहुंचे। वहां के लोग काफी डरे हुए और अजीब लग रहे थे। हालांकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता था, फिर भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी। उन्हें पता था कि नए वायरस से सब डरे हुए थे। जांच अधिकारियों के बीच से रास्ता बनाते हुए कूपर और जॉर्डन सीधे बेडरूम में गए। वहां उन्हें उस सुंदर ब्लॉगर की लाश मिली। कातिल ने बड़ी बेरमी से उसे मौत के घाट उतारा था। हद तो ये थी कि उसने दीवार पर एक अजीब सा निशान भी छोड़ा था। वहां के पुलिस अफसर ने बताया कि ये मिस्र की पुरानी लिखावट है जिसका मतलब खूबसूरती होता है। इस छोटी सी बात ने केस को और भी रहस्यमय बना दिया। जॉर्डन को जल्द ही उस ब्लॉगर का आखिरी वीडियो मिल गया। वीडियो में वो बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। अब ये पता लगाना नामुमकिन था कि वो इस वायरस वाले गिरोह के चंगुल में कैसे फंसी। पर एक बात साफ थी, इंटरनेट पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक तरह की चेतावनी थी। तभी कूपर को हेड ऑफिस से फोन आया और उन्हें सारा काम छोड़कर तुरंत न्यूयॉर्क वापस आने को कहा गया। खबर मिली कि एक फैशन मैगजीन का एडिटर ऑफिस के कैंटीन में अचानक जलकर मर गया है। उन्हें अपने देश के मामलों को पहले सुलझाना था। दोनों ने तय किया कि वे कल सुबह की फ्लाइट से निकल जाएंगे। कूपर ने देखा कि जॉर्डन कोने में बैठे एक हैंडसम लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी, तो वो बहाना बनाकर वहां से निकल गया। वो चाहता था कि इस शहर में उसकी पार्टनर की लाइफ में थोड़ी रोमांस की एंट्री हो, पर जैसे ही कूपर
कॉफी शॉप से बाहर निकला 2 काले कपड़ों वाले आदमी। सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था और उसके वार बहुत खतरनाक थे। कूपर ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन तभी एक काले कपड़े वाले आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। हड़बड़ी में कूपर मार खाकर पीछे हटने लगा, पर गनीमत थी कि वो जगह एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। आसपास की चीजों का फायदा उठाकर कूपर ने उसे धूल चटा दी, लेकिन बाकी काले कपड़े वाले गुंडे भी जल्द ही वहां पहुंच गए। जल्दबाजी में उसने एक रस्सी उठाई और उसे एक गुंडे के गले में डालकर अपने वजन का इस्तेमाल करते हुए उसे मार गिराया। दूसरी तरफ जॉर्डन कैफे वाले उस हैंडसम लड़के के साथ उसके घर पहुंच चुका था। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। ये किसी आम इंसान का घर तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक आलीशान महल लग रहा था। रात बिताने के बाद वो कैफे वाला लड़का चुपचाप कमरे से चला गया। पसीने से तरबतर जॉर्डन अचानक नींद से जागा। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। एक के बाद एक कई बोतल पानी पीने के बाद जॉर्डन धीरे से शीशे के पास गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं, बिल्कुल जेरी के साथ हुए अनुभव की तरह। जॉर्डन तड़पते हुए उस खोल से बाहर निकला। शीशे में देखने पर पता चला कि उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। उधर कूपर को अपने साथी के साथ हुए इस हादसे की कोई खबर नहीं थी। कल रात 2 गुंडों को मारने की वजह से सुबह सुबह ही लोकल पुलिस ने कूपर को पकड़ लिया था। कूपर ने तुरंत बताया कि वो एक एजेंट है। वो आगे कुछ समझाने ही वाला था कि एक लोकल महिला अफसर ने अचानक उसे छोड़ने का आदेश दे दिया। साथ ही वो 2 बहुत ही चौंकाने वाली खबरें भी लाई। पहली ये कि कूपर का साथी जॉर्डन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। उसके होटल के कमरे का सामान बिल्कुल ठीक है, कोई हाथापाई नहीं हुई और कैमरों में भी उसके जाने का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी खबर ये थी कि कल रात जिन 2 गुंडों ने कूपर पर हमला किया था, उनके अंदर भी वो अनजान वायरस था। कूपर उनके संपर्क में आया था, इसलिए उसे आइसोलेशन में रहना होगा और सारे टेस्ट करवाने होंगे। खुशकिस्मती से कूपर की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन तभी उसके बॉस का फोन आया, जिसने उसे तुरंत न्यूयॉर्क वापस लौटने का आदेश दिया। वहाँ वायरस पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। लोगों के अपने आप जलने के कई मामले सामने आ रहे थे। बॉस के ये भरोसा दिलाने पर कि वो जॉर्डन को ढूंढने के लिए टीम भेजेंगे, कूपर तुरंत अपने देश लौटने वाले हेलीकॉप्टर में बैठ गया। वही रोम के बाहरी इलाके में बने एक प्राइवेट फार्म हाउस में एक अमीर बिजनेसमैन किसी टॉप किलर से फोन पर बात कर रहा था। उसने बताया कि उस आदमी ने उसका असली सीरम चुरा लिया है। वो बहुत ही कीमती चीज थी, जिसे वो या तो खुद इस्तेमाल करता या फिर अपने पार्टनर्स को मुहमांगी कीमत पर बेचता। असल में ये ब्यूटी वायरस बहुत पहले से एक रहस्यमयी संगठन के कंट्रोल में था। सिर्फ सबसे अमीर और ताकतवर लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अगर कोई नियम तोड़कर इसे चुपचाप फैलाता तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता था और मरने वाले को ये पता भी नहीं चलता था कि वो कैसे मरा। इस टारगेट का काम तमाम करने के बाद वन आई किलर को एक नया काम मिल गया, क्योंकि ये वायरस शरीर के तरल पदार्थों से फैलता था और उस अमीर बॉस ने कई संक्रमित लोगों का पता लगा लिया था। वन आई को वायरस के बड़े पैमाने पर फैलने से पहले सभी संक्रमितों को मारकर इस संक्रमण की चेन को पूरी तरह तोड़ना था। किलर ने शिकायत की कि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अमीर बॉस ने उसे थोड़ा और बर्दाश्त करने को कहा, क्योंकि वेनिस में उसके 2 आदमी पहले ही मारे जा चुके थे और अब वो नए लोगों की तलाश कर रहा है। फोन कटने के बाद कैमरा उस अमीर बॉस की लग्जरी नाव पर जाता है। कौन सोच सकता था कि ये तगड़ा दिखने वाला आदमी असल में 70 साल के करीब था। साफ था कि उसने भी उस ब्यूटी वायरस का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस पर कोई प्राकृतिक दुष्प्रभाव नहीं हुआ था। वही दूसरी तरफ वन आई किलर अब उस प्लास्टिक सर्जरी वाले अस्पताल पहुंच गया था जहां जेरी की सर्जरी हुई थी। उसने सबसे पहले अपनी तकनीक से सारे कैमरों का नेटवर्क हैक किया और फिर बंदूक तानकर सीधे अंदर घुस गया। ऑपरेशन थिएटर में कदम रखते ही उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट एक लाश के टुकड़े कर रहा था। किसने सोचा था कि ये आदमी छुपकर सर्जरी का काम भी करता है। उसे जो भी सामान चाहिए होता था वो उसे गलत तरीकों से हासिल करता था। वन आई को उस रिसेप्शनिस्ट के इन अजीब शौक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस इतना जानना चाहता था कि उस संक्रमित लड़की ने और किन किन लोगों को वो वायरस दिया था। उधर जेरी, जिसे एक नई जिंदगी मिल चुकी थी, इस बात से अनजान था कि उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपने कमाल के लुक्स और शानदार बॉडी की वजह से उसने आखिरकार एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। वो अभी अभी कसरत करके नहाने बाथरूम में गया था, तभी वन आई चुपके से अंदर आ गया। जेरी ने मौका देखते ही हमला कर दिया और दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई हुई, लेकिन वन आई का इरादा उसे जान से मारने का नहीं था। उसने जेरी से पूछा कि उसने हाल ही में कितनी लड़कियां डेट की है। ये जानने के बाद कि सिर्फ एक ही है, वन आई ने जेरी पर दबाव डाला कि वो तुरंत उस लड़की को वहां बुलाए। जेरी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और कहा कि वो कल ही आ पाएगी। मजबूर होकर जेरी को खुद वन आई को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही दोनों ने घर के अंदर कदम रखा, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। चारों तरफ की दीवारों पर खून के छींटे थे और कोने में वो छिलका भी पड़ा था जो शरीर बदलने के बाद निकलता है। जेरी अभी हैरान ही था कि उसकी गर्लफ्रेंड अचानक कोने से निकलकर उन पर झपटी। असल में वायरस के संक्रमण और शरीर बदलने के बाद सिर्फ चेहरा ही नहीं बदलता था, बल्कि शरीर की ताकत भी बहुत बढ़ जाती थी। जेरी को शायद खतरे का एहसास हो गया था। उसने एक फ्राइंग पैन उठाया और जोर से उसे दे मारा। जब उसने देखा कि वो लड़की कमजोर पड़ गई है, तो उसने आगे बढ़कर एक और जोरदार वार किया और उसे पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया। अब संक्रमण की चेन की आखिरी कड़ी भी खत्म हो चुकी थी। अब बस जेरी को मारना बाकी था, जिसके बाद वन आई का काम खत्म हो जाता। शायद मौत को करीब देखकर जेरी ने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि बचपन से लेकर आज तक लोग उसके लुक्स की वजह से उसके साथ भेदभाव करते थे। अब जाकर उसे एक नई जिंदगी मिली थी। हालांकि ये समय बहुत कम रहा, लेकिन वो इतने में ही बहुत खुश था। जेरी की बातों में एक अजीब सी सच्चाई और बेबाकी थी, जिसे देखकर वन आई ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वन आई ने खुद ही उस वायरस की पूरी कहानी बतानी शुरू की। असल में वो खुद भी इस वायरस का एक पुराना संक्रमित था। उसने लैब में खास तौर पर बनाए गए सबसे शुद्ध सैंपल का इस्तेमाल किया था। ये वायरस इंसान के शरीर को अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से बदल सकता था। इससे सिर्फ शक्ल ही नहीं बदलती, बल्कि इंसान को एक सेहतमंद शरीर मिलता और उम्र भी कम लगने लगती थी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। इतनी कमाल की तकनीक का मतलब था ढेर सारा पैसा, और इसी वजह से लैब के स्टाफ ने इसका ट्रायल वर्जन चुरा लिया था। पैसों के लालच में उन्होंने इसे चुपचाप फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये वायरस फैल गया। वन आई का काम सिर्फ इतना था कि वो इन गलत
तरीके से संक्रमित हुए लोगों को खत्म करे। उसने जेरी को जिंदा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे जेरी के अंदर एक अलग ही जज्बा दिखा था। उसने जेरी को एक किलर बनाने का फैसला किया था। इसके अलावा जेरी उसे अपने बेटे जैसा भी लग रहा था। जेरी को ये सब लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ कूपर अब तक फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क वापस पहुंच चुका था। उसे अपने साथियों से पूरी बात का पता चला। असल में एक दिन पहले न्यूयॉर्क की एक फैशन मैगजीन की कैंटीन में दो लड़कियां प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात कर रही थी। तभी एक महिला एडिटर वहां आकर बैठी जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। करली बालों वाली लड़की ने फिक्र जताते हुए पूछा कि वो ठीक तो है, पर एडिटर ने उसे अनसुना कर दिया और टेबल पर रखी पानी की बोतल झपट ली। करली बालों वाली लड़की उसे रोकने ही वाली थी कि एडिटर ने उस पर कुर्सी से जोरदार हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो महिला एडिटर अब किसी पागल जानवर जैसी लग रही थी और उसकी ताकत भी डरावनी हद तक बढ़ चुकी थी। बाकी लोग डरे हुए तो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एडिटर की आंखें सुन पड़ गई। कुछ ही दूरी पर खड़ी करली बालों वाली लड़की खौफ से अपनी आंखें बंद कर लेती है। किसने सोचा था कि हादसे के वक्त मरने वाले के शरीर का तापमान अभी भी बहुत ज्यादा होगा और खून के छींटों की वजह से आसपास के कई लोग भी संक्रमित हो गए थे। उन सभी लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अभी तो वो सब देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, पर किसी को नहीं पता था कि वो कब बेकाबू हो जाए या उनके शरीर में विस्फोट हो जाए। तो दोस्तों, ये थी ब्यूटी वायरस सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर 3 तक की कहानी। इसके आगे की कहानी हर हफ्ते एक नए एपिसोड में आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।